चलो, in this class we are discussed about our genetic material that is DNA और RNA की भी हम बात करेंगे जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। DNA की बात करें तो DNA को एब्रिवेट जब हम करते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इस वर्ड का मतलब क्या है? डीऑक्सी, डी का मतलब निकल जाना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोज का मतलब क्या होता है? शुगर होती है, और न्यूक्लिक एसिड जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बनी है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होते हैं? यही चीज़ें हमारी होती है कि एक तो वहाँ पे शुगर होती है। शुगर की बात करें तो वहाँ पे 5 कार्बन शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर वहाँ पर प्रेजेंट होती है। 5 कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4 और 5th यहाँ पर अटैच होता है, तो 5 कार्बन शुगर राइबोज शुगर आ गई। डीऑक्सी का मतलब जहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लिया जाता है। जैसे सेकंड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल है, यहाँ से अगर इस एक ऑक्सीजन को हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी, जिसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया। न्यूक्लिक एसिड्स की यहाँ पर कुछ नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रहा है? न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स से ही हमारा जो डीएनए है वो बना हुआ है। इस डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये क्या कहता है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या क्या कंटेन करता है? एक तो इसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारे कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, और जीन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, वो किसके बेस पे आते हैं? जीन्स के बेस पे आते हैं। और ये जीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से मिलते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है? प्रोटीन को बनाने की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसे पास करता है। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन हम किसे बोलते हैं? जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, उसे ट्रांसलेशन। तो क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। इनडायरेक्ट वे में काम किसका है? वहाँ पे इस डीएनए का है, कि डीएनए के कारण ही वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो ये दो इसके फंक्शन हो गए। अभी कहते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एंड दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इसे बोला जाता है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्योंकि जो वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था, बताया था। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स इसके बारे में दी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की कि डीएनए कैसा होता है, किससे मिलके बना होता है। उसमें उसने उसकी लेंथ को बताया कि जो डीएनए होता है वो नियर अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। 2.2 मीटर तो लॉन्ग है कि इसकी ये जो लेंथ है वो 2.2 मीटर है। इसके बाद ये जो उसने डायामीटर बताया यहाँ से यहाँ तक का, ये कहता है इसका ये जो डायामीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉन। सेकंड प्रॉपर्टी उसने ये बताई कि इसका ये जो डायामीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉन। तीसरी चीज उसने इसके बारे में क्या बताया कि जब ये रोटेट करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप देखोगे कि ये कैसे है, रोटेट कर रहा है यहाँ पे। जब ये रोटेट करता है तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जब ये जो एक सेगमेंट हमारे पास आता है, एक सेगमेंट जब हमारे पास आ रहा है तो इस सेगमेंट का जो डायामीटर उसने बताया दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर का जो डायामीटर है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉन, और एक सेक्शन के अंदर वो कहता है 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। वो 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर क्या क्या होते हैं? एडेनिन,
थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये आपस में पेयरिंग करते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात की जाए तो इस एक सेगमेंट के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमें इनके बीच की लेंथ निकालनी हो, टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 34 एंगस्ट्रॉन है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। अगर डिस्टेंस इन बिटवीन 2 बेस पेयर, अगर हमें इनके बीच के डिस्टेंस का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेस पेयर कितना होएगा यहाँ पे, 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है, टोटल 34 है, 10 हिस्से हमने उसके कर दिए, तो एक हिस्से का उसका साइज कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। तो उसने ये बताया। इसके बाद ये कहता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये हो गया और ये हो गया, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा एंटी पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने इसके डायग्राम के बारे में बताया। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या कहता है, आरएनए की जब बात की जाती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए भी है, आरएनए भी है। अगर कुछ हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक बैक्टीरिया की बात करें या वायरस की अगर हम बात करते हैं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेनली क्या होता है, आरएनए। आरएनए को एब्रीवेट करें तो क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बना ये भी शुगर और न्यूक्लिक एसिड से ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंड। देख रहे हो ना, यहाँ पे है तो ये भी कॉइल फॉर्म के अंदर, बट इट इज सिंगल स्ट्रैंड। न्यूक्लिक एसिड ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। राइबोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मटेरियल वही है लेकिन ये क्या है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज, यहाँ राइबोज शुगर है, वहाँ डीऑक्सी राइबोज थी कि जहाँ से हमने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया था। दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है कि जैसे हम यहाँ देखें कि ये जो इसको हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हम जब यहाँ पर देखें कि जब डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया जाए कि यहाँ ये जो हम 5 कार्बन शुगर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आप देखोगे ये 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ आ गया, 5 कार्बन शुगर है। ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 कार्बन शुगर यहाँ पे है। सेम हुआ, ये राइबोज आरएनए के अंदर है, ये डीएनए के अंदर है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड पोजीशन का जो कार्बन है, ये यहाँ क्या है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ सेकेंड कार्बन का ग्रुप देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी, कि वहाँ से हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया है। तो दोनों के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस हुआ ये। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कि ये कहता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों के अंदर जब बात करता है तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियाइड चेन, कि इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियाइड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉली का मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, दोनों के अंदर सेम है। आगे कहता है अ न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ये जो अभी हमने पहले बात की कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पे 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर होगी, 5 कार्बन शुगर है हमारे पास। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होगी और डीएनए के अंदर 2 डीऑक्सी राइबोज। OH और H का फर्क समझ में आया। आगे कहता है नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजनस बेस पेयर 2 टाइप के हमने बात की है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन को हम याद रख सकते हैं Ag से, इनके अंदर हम किससे याद रख सकते हैं, Ag से। A का मतलब एडेनिन एंड G का मतलब गुआनिन, ठीक है, प्यूरिन के अंदर ये 2 आ रहे हैं। पायरिमिडिन की बात करें तो इसको हम याद रख सकते हैं कट से, CUT कट, शॉर्ट ट्रिक के अंदर साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल, 3 आ गए इसके अंदर, 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर आ गए। तो ये टोटल कितने हुए हमारे पास, 5 हुए। इन 5 में से 4 किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। ये 4 तो किसके अंदर होते हैं, डीएनए में होते हैं। एंड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल वहाँ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, कि थायामीन की जगह वहाँ क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, देखो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है ये कैसे अटैच होते हैं, एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, ठीक है। इट ऑलवेज पेयरिंग विद थायामीन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड 1 and 2, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। देन आता है साइटोसिन, किसके साथ अटैच होता है, गुआनिन के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे। ये हमेशा इसी तरीके से पेयरिंग के अंदर चलते हैं डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। लेकिन आरएनए की हम बात करें तो आरएनए के अंदर दिस थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ठीक है, कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यूरेसिल के साथ बनाएगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन किसके साथ बनाएगा, विद गुआनिन बनाएगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। ये चीज भी वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताई थी कि डीएनए के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड जिससे बना होता है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है कि पेंटोज शुगर है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर इनमें से कोई नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होगा, एंड 4th 5th कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप। 2 इसलिए लगाया है कि वहां से 2 डीऑक्सी, कि वहां से जब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया जाए 2 डीऑक्सी, तो सॉरी 2 यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन से 1 ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, 2 डीऑक्सी। इसके नीचे हाँ ये देखो 2 डीऑक्सी, ये जो शुगर है ये कैसी है, 2 डीऑक्सी शुगर है, कि फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, सेकंड कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप था उसमें से हमने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ पे एक OH ग्रुप, एक ये भी प्रेजेंट है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, ये तो प्रेजेंट होते हैं हर कार्बन के ऊपर। लेकिन सेकंड पोजीशन को जब यहाँ मेंशन कर दिया गया तो सेकंड कार्बन के वाला जो ऑक्सीजन है उसे वहां से रिमूव किया गया, ठीक है। हाँ सेकंड कार्बन को डिनोट करे कि सेकंड पोजीशन से हमने डीऑक्सी 1 ऑक्सीजन को निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि ये फॉस्फेट, हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, कि उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता कहाँ से है, यहाँ ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसी के नेगेटिव चार्ज के कारण डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए की हम बात करते हैं यहाँ पे, ये किसके अंदर होता है, हमारा क्रोमोसोम में। सेल के अंदर जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये कहता है न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि हमारी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। और उन 23 पेयर के अंदर यहाँ पर ये जो डीएनए है ये प्रेजेंट होता है। ये डीएनए कहाँ होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी में ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, मतलब ये चीज यहाँ है और ये चीज यहाँ है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये कहाँ से निकल के आ रहा है, सेल के न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम में से, क्रोमोसोम में से ये बाहर निकल के आ रहा है। अब यहाँ देखो सीक्वेंस बना हुआ है, एडेनिन थायामीन के साथ जुड़ा हुआ है, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, एडेनिन फिर थायामीन के साथ आ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पे। दूसरा हमने जो शुगर की बात की यहाँ पे, वो शुगर कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो राइबोस शुगर की बात की, वो राइबोस शुगर इस डबल स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट है। कैसे, देखो अगर हम और यहाँ पे देखें तो ये अगर हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो इस डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड को अगर हम स्ट्रेट कर दें, तो यहाँ इसके अंदर ये राइबोस शुगर आ गई, ये पी से फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और ये हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर आ गए, ठीक है। यही स्ट्रक्चर इस डीएनए के अंदर हमें दिखाई दे रही है। देखो ये कहता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर इसकी ये बैकबोन बनी है, कि जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हुई ये चीज। और नाइट्रोजनस बेस पेयर जो प्रेजेंट है वो कहाँ है, ये सेंटर में आ गए, इसको कलरफुल करके दिखाया हुआ है। एडेनिन है, एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड बना रहा है,
ठीक है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये चीज क्लियर हुई। चलो आगे हम यहाँ पर देखते हैं डीएनए को और आरएनए को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो तो सबसे पहले स्ट्रैंड का फर्क आता है। स्ट्रैंड यहाँ स्ट्रैंड होता है, अभी हमने स्ट्रक्चर देखी है, और ये कैसे है हमारा सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एंटी पैरेलल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि वहां जो दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट वो चलते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम बात करें हेयर पिन और लूप लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप किसी सेल के अंदर देखोगे आरएनए को तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं, इसे ही एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, लूप भी इसको ही बोला जाता है जब हम उसको बैंड डाउन कर दें, बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंड, तो इस तरीके से वो फोल्डिंग्स के अंदर या लूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हम यहाँ देखें शुगर का। शुगर का अभी अभी हमने देखा है कि यहाँ पर डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है कि एक ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल लिया गया है और उसके अंदर सिंपली हमारा राइबो शुगर की OH वहाँ पर प्रेजेंट होता है सेकेंड कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट डिफरेंस इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं। लोकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा। हम पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, ठीक है। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज जिनका खुद का अपना डीएनए होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए की बात करें न्यूक्लियस के अंदर तो है ही है, प्लस साइटोप्लाज्म के अंदर भी काफी बार प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम इसका लॉन्ग है और उसका शॉर्ट होता है। क्योंकि शॉर्ट कैसे है कि जो आरएनए जब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, तो जब वहाँ आरएनए बनता है तो आरएनए से ही प्रोटीन बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो आरएनए है जब उससे प्रोटीन बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। डिग्रेड हो जाएगा तो उसका लाइफ स्पैन क्या हुआ, छोटा हुआ, तो वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, तो इसलिए उसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है, शॉर्ट है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस की बात करते हैं कि डीएनए किस प्रोसेस में हेल्पफुल है या आरएनए किस प्रोसेस में हेल्पफुल है। एक चीज़ सिंपल सी याद रखो, हमारी बॉडी में एक पैटर्न चलता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। उस सेंट्रल डोग्मा के अंदर देखो क्या होता है, उस सेंट्रल डोग्मा के अंदर सिंपली क्या होता है, डीएनए यहाँ पर आता है और डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। डीएनए से पहले आरएनए की फॉर्मेशन होती है। डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेकंड हम यहाँ बात करें आरएनए से क्या बनता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। आरएनए क्या करा रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसके डिटेल प्रोसेस को आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ डीएनए की देखें तो वो क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। भाई डीएनए ने तो अपना आरएनए बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन उसने कर दिया, लेकिन आरएनए में बात करें तो वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मीन्स वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस जब होती है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो तो न्यूक्लियस में ही होता है। डीएनए से आरएनए बन गया, फिर उसके बाद वो आरएनए कहाँ जाता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और फिर वहाँ ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा, इसलिए इसका लाइफ टाइम कितना है, शॉर्ट है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस इनके बीच में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप्स की, तो न्यूक्लियर डीएनए जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। यहाँ हम बात करें आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब देखो इन तीनों का फंक्शन यहाँ पर क्या होता है। ये तो सिंपली हमारा आरएनए लिखा हुआ है, इस आरएनए के आगे अगर ये एम आ गया, इस एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। इस एम का मतलब क्या है, मैसेंजर।
जो किसी मैसेज को आगे ले जाने का काम कर रहा है, दैट इज mRNA। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे T आ गया। RNA तो वही सेम है पीछे वाला। T का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर RNA, जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसको भेज रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, tRNA बोलेंगे। लास्ट हम यहाँ बात करें rRNA। R का मतलब क्या है यहाँ पे, राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA का मतलब क्या है, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो RNA प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं, rRNA बोलते हैं, राइबोसोमल RNA बोलते हैं। क्लियर है तीनों टाइप के? ये तीनों ही कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? DNA और RNA को अगर हम कंपेयर करें तो क्या चीज़ है वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम यहाँ देखें, आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जिसमें हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म क्या कहता है, देखो, इट इज़ अ थिक सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, थिक सॉल्यूशन होता है, या हम कहें जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि विस्कस होता है, विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। किसी सेल की बात कर रहे हैं, ये आउटर कवरिंग क्या होगी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा सेंटर में क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। इसके और इसके बीच में यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आगे कहता है इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसके अंदर होता क्या क्या है, क्योंकि ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज को एक साथ रखे हुए हैं, इसके अंदर होता क्या है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनटू इट्स, मिनरल्स आर प्रेजेंट इनटू इट। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 75 to 85% कितना वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसके फंक्शन की बात करें कि ये क्या काम करता है सेल के अंदर, एक तो अगर ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ऐसा फ्लूइड है जो कि ज़्यादा विस्कस है, तो इसके अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा उसको वो एक पर्टिकुलर जगह देगा सेट होने के लिए। ठीक है, तो सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं ये उनको क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है, इकट्ठा करके रखता है, एक जगह दे देता है पर्टिकुलर। कहता है इट इज द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म अपॉन विच अदर ऑर्गेनेलीज कैन ऑपरेट विद इन द सेल। पहला, ये एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो होती हैं, वहाँ पे सेलुलर रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कोई भी मटेरियल सिंथेसाइज वहाँ पे हो रहा है वो उसके अंदर होता है। ठीक है, दूसरा एक प्लेटफॉर्म देता है किसको, कि सेल के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे न्यूक्लियस के अलावा वहाँ पे ER है या गोल्जी अपरेटस हैं या प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, जब वो काम करें, अपना जो भी मटेरियल है वो बाहर दे रहे हैं या वहाँ से अंदर आ रहा है या वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन सबको काम करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो दैट इज द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाम सुना है प्रोटोप्लाज्म का? हाँ, एक साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास और एक प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों में डिफरेंस समझो। साइटोप्लाज्म हम किसे बोल रहे थे, जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड था, दैट इज साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस, जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म को कंटेन कर लेता है और उसे फिर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम कहें इट इज कलरलेस मास इन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, कि ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। साइटोप्लाज्म की भी बात करें तो उसका भी वो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस ही होता है, वो फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दैट इज योर साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे एक एक सेल ऑर्गेनेलीज की। तो सेल ऑर्गेनेलीज की जब हम यहाँ बात करें तो दे आर द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सब सेलुलर मतलब
सेल के पार्ट्स हो गए। सेल को तो हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, किसी के अंदर एक सेल है या दो सेल है, लेकिन जब सेल के डिफरेंट पार्ट्स की बात की जाए तो उन ऑर्गेनेलीज को हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर, कि उसका एक हिस्सा है वहाँ पे वो, ठीक है, लिविंग हिस्सा है और उसका एक पार्ट है वो, तो दे आर लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है खुद का अपना एक अलग इंडिविजुअल फंक्शन होता है, एक अलग प्रोडक्ट वो बना रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्या क्या फंक्शंस उनके हम देखेंगे यहाँ पे। बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है, बायो का मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सिंथेसिस मतलब किसी प्रोडक्ट को बना रही है वो, तो बायोसिंथेसिस कर रही है। सेकेंड, सिक्रीशन, इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होंगी जो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट आउट करेंगी, ठीक है, सिक्रेट आउट करेंगी वहां से, तो उनका फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीटिंग फंक्शन हो गया, तो सिक्रीशन भी कर रही है। थर्ड, हम यहाँ बात करें डाइजेशन, कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी आएंगी जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल है या सेल के अंदर कोई डैमेज सेल है, उसको वो क्या करेंगे, डैमेज करने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, तो उनका फंक्शन हो गया डाइजेशन का, कि वो डाइजेशन भी करेंगे। लास्ट आता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कि वो क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। तो सेल का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं कॉमनली हमारे सेल ऑर्गेनेलीज के। अब आगे हम क्या क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज के एक एक फंक्शन को, एक एक ऑर्गेनेलीज को हम लेंगे, उसके फंक्शन की बात करेंगे और हम देखेंगे कि उसका काम क्या है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, कहाँ वो प्रेजेंट है और क्या काम वो कर रहा है, ठीक है। और ये सेल ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करेंगे इनटू नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं।